नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा सर, तो एक्चुअली सर 27 तारीख को एक यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया था जी, जी, मैंने और पढ़ा है। उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है जी, और कुछ चेंजमेंट भी हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इन व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं आज डॉक्टर पुनीत वशिष्ठ सर से मिलने आया हूँ और ये इनका एजुकेशन में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत ही एक नेक और बेहतरीन इंसान है और एजुकेशन में इनका जाना-माना खासकर नाम है। तो आज इनसे हम मुलाकात में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके डाउट हैं, वो इनसे पूछना चाहते हैं और आपको जितने भी डाउट्स हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर ये जो कल जो नोटिस जारी हुआ 27 तारीख को परसों, जी, जी। तो इसके ऊपर सर आप थोड़ा-सा विस्तार में बताइए सर बच्चों को। ठीक है सर, देखिए यूजीसी नेट जो कंडक्ट कराती थी, जी, जी। पहले भी कराती रही है और साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है जी, जी। और एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आते थे, उसके बेस पे ही जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स की जो है ना एलिजिबिलिटी तय होती थी। जी सर। अब जो है एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है परसों लगभग डेट है ये 27 तारीख को 27 मार्च 2024 को। मैंने नोट कर रखा है। ये लेटर नंबर है जो नोटिस लेटर नंबर है 4-1 यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी 2024 नेट ऑब्लिक 140648। जी सर। इसके अनुसार उन्होंने डिक्लेयर किया है अब क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर दिया गया है। पहले कुछ अलग था, अब थोड़ा-सा लोगों की तरफ देखते हुए और पूरे भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी तरफ देखते हुए सरकार ने और यूजीसी जो है, उन्होंने एजेंसी ने जो है ये सोचा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ईज़ी हो जाए और जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो डाइवर्जन ना होके जी, जी। और एक ही छत के नीचे से वो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। इस आपका कहने का मतलब ये है सर इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये मेरे मेरे हिसाब से ये मेरी अपनी निजी राय है कि अ, ये जो इन्होंने कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि सर अक्सर आप हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं, हवा में बातें कभी नहीं जी, करते। जी, जी, जी। अभी मैं कुछ और डिक्लेरेशन जो इन्होंने किया है वो बता देता हूँ कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट है, वो जो है ना अब इन्होंने कर दिया है कि यूजीसी नेट एज़ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। जी सर। यानी कि एक अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना, उनके लिए पहले फॉर्म भरना, बड़ा मुश्किल होता था अलग जी, जी। यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको ये देखना कि भई कब उनकी डेट आती है, कब एग्ज़ाम होगा, कहाँ कंडक्ट होगा, बहुत दूर तक जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जी सर। उन्होंने कर दिया कि यूजीसी जो क्लियर करेगा, नेट जो क्लियर करेगा, वो पीएचडी के लिए भी योग्य है। जी। यानी कि सर आप पीएचडी के लिए बार-बार एग्ज़ाम अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब नहीं ये देना है। पड़ेगा, बिल्कुल। यानी कि एक ही एग्ज़ाम से सारे काम निपट जाएँगे। जी। एक ही एग्ज़ाम से वो जेआरएफ भी कर स बन जाएगा, एक ही हाँ। एग्ज़ाम से नेट भी और एक ही एग्ज़ाम से जी, पीएचडी जी, के लिए। जी, जी, जी। तो ये सर बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हाँ। अक्सर बच्चे मोस्टली टाइम तो इनका इसी में वेस्ट हो जाता था हुँ, कि हुँ, एक हुँ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता था, फिर दूसरी में, फिर जी, तीसरी जी, में, जी, ऐसे उनका बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा एजुकेशन का जो प्रेशर था वो हमेशा रहता था। बिल्कुल रहता था सर। तो सर आपने काफ़ी क्लियर कर दिया उनको तो बच्चों को और और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको जी, कि पहले जैसे 2 कैटेगरी होती थी। जी, जैसे ही यूजीसी नेट क्लियर करता था कोई भी स्टूडेंट तो 2 कैटेगरीज़ में रिज़ल्ट आता था। जी, फर्स्ट जो कैटेगरी होती थी वो जेआरएफ की होती थी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाता था जी, बच्चा। जी। सेकंड जो कैटेगरी होती थी उसके अंदर बच्चा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए योग्य होता था लेकिन जेआरएफ नेट में के नहीं लिए। होता था। यानी कि नेट क्वालिफाइड माना जी, जी, जाता था। अब तीसरी कैटेगरी और इंट्रोड्यूस कर दी है। जी, जी। तो तीनों कैटेगरी का ये है कि फर्स्ट कैटेगरी में जो एलिजिबिलिटी होगी वो जेआरएफ की होगी, प्लस में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए होगी, प्लस पीएचडी के लिए होगी। ओके सर। दूसरी जो कैटेगरी होगी, जो रिज़ल्ट होगा दूसरी कैटेगरी का, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर प्लस पीएचडी का होगा। जी सर। और एक ख़ास बात ये है कि तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसमें जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, सिर्फ़ पीएचडी करना चाहते हैं। केवल पीएचडी करना चाहते हैं, तो जी सर। उनके लिए कर दिया है। वो एलिजिबल नहीं होंगे जेआरएफ के लिए, वो एलिजिबल नहीं होंगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, जी सर। बट वो एलिजिबल होंगे पीएचडी पीएचडी के करने लिए। के लिए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया कि जो टॉप लेवल होता है रिज़ल्ट का, जी वो सर। जेआरएफ के लिए होता है मेनली। जी, जी, जो सेकंड कैटेगरी होती है, उससे नीचे वाली कैटेगरी होती जी। है।
वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि पहले वाली में जेआरएफ भी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गया। जी, तो वो अगर पीएचडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम। जी, जी, सेकंड हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो उससे नीचे रिजल्ट आता है, जी, उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं जी, वो। जी, और थर्ड जो इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भारत के बहुत सारे नौजवान युवक जो रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राइट पीएचडी सर। करना चाहते हैं, जी सर, उनके लिए दे दिया गया है कि उनकी जो है परसेंटेज होती है इनकी जी, रिजल्ट की, कि भी इतने परसेंट रिजल्ट निकालना है हमने। तो वो मेरिट कहाँ तक जाती है, वो ये नहीं है कि हर साल वेरी करती हैं वो मेरिट कहाँ तक राइट सर, जाती राइट। है। बट उन्होंने एक परसेंटेज का रखा है, तो वो तीसरी कैटेगरी जो है, उसका जो रिजल्ट आएगा, वो केवल पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे, और जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने देश के अंदर, जी सर, उसमें जाके वो अपने रिजल्ट को लेके और अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएँगे, एक योग्य माने जाएँगे कि वो पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपने नेट कर लिया थर्ड कैटेगरी से तो और आपका पीएचडी में एडमिशन 100% हो जाए। कारण है उसका, क्योंकि केवल आप अकेले थोड़ी होंगे कि जो नेट क्लियर करेंगे। जी सर, जी, अपने देश में बहुत सारे हैं जो यूजीसी नेट जो है ना वो एग्ज़ाम देते हैं, जी सर, और उसका रिज़ल्ट आता है, और मे भी हो सकता है फर्स्ट कैटेगरी वाले भी पीएचडी के लिए आवेदन करें जी सर, यूनिवर्सिटीज़ में, सेकंड कैटेगरी वाले भी करें, जी सर, और थर्ड कैटेगरी तो है ही पीएचडी के लिए। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी कॉम्पिटिशन तो होगा, जी सर, और उस कॉम्पिटिशन के बेसिस पे ही जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होंगे, जी सर, वो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, नहीं जी सर। करती है, किस बेस पे करती है। बट एक पहला बेस जो टेस्ट का था, वो खत्म करके और यूजीसी नेट को एलिजिबिलिटी मान लिया गया है, इसको सर एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम कर दिया। अब सेंट्रलाइज़ कर दिया गया तो है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बहुत सर ज़्यादा एक्चुअली बेनिफिट है। मैंने ये नोटिस में पढ़ा था कि इन्होंने 70% जो वेटेज है, हुँ। वो रिटन टेस्ट के ऊपर देंगे और 30% उस यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया कि आप यस, इंटरव्यू। यस, यस, यस। ये यही मैंने अभी आपको ज़िक्र किया था ना, जी, जी, जी। कि जो 70% की थी बात, जी, जी। वो तो आपने नेट क्लियर करते ही जी, जी। आपने उसको पार कर दिया। राइट सर। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 70% देखो, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाना, जी सर। कहीं-कहीं पे जाना, उनके फॉर्म भरना सॉरी, फॉर्म भरना, जी और सर। फिर उनके रिज़ल्ट को देखना, कई बार दिमाग से वॉश आउट हो जाती है चीज़ कि मैंने कब दिया था या कब रिज़ल्ट आएगा उसका, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने देश के जी, अंदर। जी। और जो बच्चा रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है, तो वो बहुत जगह जो है फॉर्म अप्लाई करता था। जी। अब क्या हो जाएगा कि अब उसे फॉर्म तो अप्लाई फिर भी करना पड़ेगा। राइट सर, राइट। बट ये है कि उसको रिज़ल्ट कब आया, कब नहीं आया है, मैंने टेस्ट दिया था, उसका क्या है, एक तैयारी करनी है यूजीसी की, जी, जी। यूजीसी क्लियर करो, क्लियर करने के बाद सीधा वहाँ अप्लाई करो। अब सिर्फ़ उसने तैयारी किस चीज़ की करनी है कि उन्होंने जो 30% एक क्राइटेरिया दे रखा है, राइट सर, राइट। उसको उन्होंने कैसे पार करना है। यानी कि सर जो पढ़ा है उसी को एक बार दोबारा से रिवाइज़ करना यस, और यस, यस, वो एक एक तरह की एक कम्युनिकेशन चेक करेंगे वो एक। कमेटी बनेगी, और जी, वो जी। कमेटी ये बात करके ये डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्चुअल में ही एडमिशन के लिए एलिजिबल है क्या नहीं? जी सर, जी। क्योंकि इसको कुछ पता है क्या नहीं उसके बारे में जी, थोड़ा-सा, जी। तो वो देख के और वो एडमिशन हो जाएगा। तो सर आपने ऑलमोस्ट चीज़ें तो क्लियर कर ही दी हैं, जी, एक चंद ही मिनटों में। जी, जी, सर एक छोटा-सा सवाल और है लास्ट में जी। कि एक्चुअली बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं और इनके पेरेंट्स भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो हैं नेट जेआरएफ करके बैठे हैं। तो एक्चुअली आपने क हम सबको पता है कि जॉब की संभावनाएँ धीरे-धीरे जो गवर्नमेंट जो सेक्टर है, उसमें इतनी वैकेंसीज़ निकल नहीं रही, बच्चे यानी कि ट्रैफ़िक ज़्यादा हो रहा है। तो इसका सर आगे भविष्य में कोई सॉल्यूशन है जो इतनी मेहनत करते हैं बच्चे और उसके बाद में नेट क्वालीफाई करता बच्चा बेरोज़गार रहता है, इसका क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए सर, वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एलिजिबल इतना नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि ना तो मैं प्रशासनिक अधिकारी, ना ही मैं ऐसे फील्ड में हूँ, या कोई मंत्रालय ऐसा है कि जिसमें मैं वहाँ कुछ फेर-बदल कर सकूँ, या मुझे आंकड़ों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। जी, जी। लेकिन मुझे ये पता है कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति पीएचडी करता है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस आए हुए हैं, जी, जी। वो वहाँ के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट जैसे-जैसे पोस्टें खाली होती हैं, या जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, या जहाँ कॉलेजेस को बढ़ा दिया जाता है, वहाँ समय-समय पर जो है वैकेंसीज़ निकालती रहती है, और आगे भी निकालती रहेंगी। यानी कि सर वो कंटेंट राइटर आजकल ऑनलाइन जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे कंटेंट राइटर वगैरह होते हैं, ऑथर वगैरह होते हैं, तो वो भी बन सकता है, उसमें भी अच्छा है। बहुत सारे फ़ील्ड में काम कर सकते हैं। पीएचडी का ये मतलब नहीं है कि आपने पीएचडी एक सब्जेक्ट में कर ली, मान लो हिंदी में कर ली, इंग्लिश जी, में कर जी। ली,
फिजिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में कर ली, जी, तो जी। उस फील्ड के आप मास्टर हो गए एक तरह के, मास्टर से भी ऊपर हो गए, जी, जी। डॉक्टरेट हो गई वो तो एक तरह की। जी सर, जी सर। तो उसकी फिलॉसफी के बारे में, उस सब्जेक्ट की फिलॉसफी के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर उस फील्ड से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और फील्ड है, जी सर। केवल टीचिंग नहीं है, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया बना दिया कि भई नेट करना ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, जी सर। और पीएचडी हो तो और वेटेज मिल जाती है उसके अंदर। बट पीएचडी वाले और फ़ील्ड में भी काम कर सकते हैं और बहुत फ़ील्ड ज़्यादा। बहुत सारी फ़ील्ड है बहुत सारे जिसमें काम फ़ील्ड कर हैं, सकते हैं। बहुत सारे फ़ील्ड हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अंदर जो है ना, वो एक रिसर्च टाइप की एक थिंकिंग रखने लग जाता है, और बहुत सारे फ़ील्ड ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारी उनकी कंपनीज़ हैं जिसमें सर ज़रूरत है। रिसर्च वाले बंदे चाहिए तो जी, 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 बिल्कुल वो ज़रूरत होती है। तो बट देखो ऐसा है, घर बैठे कोई जॉब नहीं देगा। ये तो जॉब है के लिए सर। हमें ट्राई करना पड़ेगा, और एक ज़रूर मैं बात कहना चाहूँगा व्यूअर्स को, या जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आगे। घर बैठे कभी जॉब नहीं मिलती, और कभी भी दिमाग में ये मत लेके चलें कि मैं पहले ही दूसरे या तीसरे पायदान पे चला जाऊँ। जी सर। एक स्टेप, पहला स्टेप ज़रूर उठाना पड़ेगा। वो स्टेप जो पहला होता है वो थोड़ी संघर्षशील स्थिति का होता है। वो स्टेप उठाने के बाद जब आपको एक प्लेसमेंट मिल जाती है, एक जी स्थान सर। मिल जाता है, तब एक आप अपने फ़ील्ड को जान पाते हैं कि मुझे किस एरिया में काम करना है, कैसे काम करना है। तब एक वाइड रेंज खुल जाती है आपके लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप फिर अपनी तरक्की आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे फ़ील्ड में बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि सर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारी फ़ील्ड ऐसी हैं और आगे खुलते भी जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में नेट जेआरएफ जो कैंडिडेट हैं उनकी कहीं न कहीं कमी रह जाए और वैकेंसी ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल सर, है भी कमी। हैं? ये मैं बता देता हूँ, है कमी। कमी है सर? पीएचडी धारकों की बहुत कमी है। अच्छा सर। हाँ, पीएचडी, क्योंकि बहुत पहले जब लगे थे लोग, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लगे थे, उस टाइम पे लगे थे। अभी आप देखिए कितने कॉलेजेस खुल गए हैं प्राइवेट। हाँ सर, बहुत ज़्यादा और खुल गए हैं। आप एक रिसर्च करके देख लें, और आंकड़े इकट्ठे करके देख लें कि उनके अंदर पीएचडी होल्डर कितने लगे हुए हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको पीएचडी मुश्किल से होल्डर। 5% होंगे, मान लो 10% होंगे। 5-10% तो देखो, मैं एक्यूरेट तो आपको बता नहीं सकता, बट मुझे ये पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स लगे हुए हैं, जी सर। वो पीएचडी होल्डर कम लगे हुए हैं, बहुत कम लगे हुए हैं। नेट क्वालिफ़ाइड तो है ही एलिजिबिलिटी, जी सर। बट पीएचडी होल्डर्स कम लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेटेज दी जाएगी, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, तो पीएचडी करना चाहिए, अगर जो बच्चे रिसर्च करने के इच्छुक हैं। तो थैंक यू सर, आपने ऑलमोस्ट सर ने हमारे सवालों के जवाब बिना पूछे ही दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम सर का रियल में दिल से शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू, और थैंक इन्होंने यू। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे को 1 बाय 1 करके सारे स्टेप की जानकारी दी है। फिर भी आपको अगर कोई आपकी कोई कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है, जी, कोई ऐसे सवाल हैं जो हम सर से नहीं पूछ पाए या फिर सर ने जवाब कुछ रह गए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और सर से मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो जी, में। जी। थैंक यू थैंक सर। थैंक